अब इस तिवारी सर, पश्चिम बंगाल से भी आवाज उठ रही है, महाराष्ट्र से भी आवाज उठ रही है, जो गठबंधन में दल हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, जो नहीं है वो भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई सीटों का बंटवारा करिए। सीटों का बंटवारे में जो देरी हो रही है उससे जो है वो नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है ये पता नहीं। लेकिन ये सारे के सारे, जैसे अभी प्रकाश अंबेडकर की बात हो रही थी, उधर टीएमसी नेता जो कुणाल घोष हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई भाजपा जो पश्चिम बंगाल इकाई है वो बीजेपी के दलाल है। इधर प्रकाश अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचा रही है कांग्रेस सीटों में बंटवारे को लेकर के देरी। सर ये जो स्टेटमेंट है, एक तो ये कि क्या वाकई भाजपा को फायदा पहुंचा रही कांग्रेस, दूसरा कि ये जो बयान आ रहे हैं वो क्या कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में, इसकी मैसेजिंग कैसे जाए, आखिर लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे इंडिया गठबंधन के ऊपर। देखिए, दरअसल कांग्रेस ने समझना पड़ेगा, कुछ चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय यात्रा की घोषणा करी है उसके बड़े मायने हैं। कांग्रेस ये जानती है कि जब जिस वक्त राम जन्मभूमि का पूरा मसला चल रहा है, 14 जनवरी से यात्रा शुरू होनी है, 20 मार्च तक चलेगी, तो निसंदेह राहुल का भी अपना प्रभाव बढ़ेगा, कांग्रेस का अपना प्रभाव बढ़ेगा। इस न्याय यात्रा से समूचे इंडिया गठबंधन का प्रभाव बढ़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल है, या प्रकाश अम्बेडकर की जो पार्टी जो शामिल होना चाहती है जैसा कि लग रहा है, उन सबको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस को भी ये समझना होगा कि किस प्रदेश में किस पार्टी का कितना प्रभुत्व है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कोई भी गठबंधन बन जाए, लेकिन टीएमसी जो है वो सीधे चुनौती देती बीजेपी को दिख रही है। और अगर टीएमसी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो जीतना इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, संभव हो सकेगा। कुणाल घोष का जो बयान आया, आप उस बयान को समझिए। और उसके बाद जो अधीर रंजन ने कहा, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, कुणाल घोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी के दलाली में लगी थी विधानसभा चुनाव में 2021 में। एक बात सच है कि अगर सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन न चुनाव लड़ा होता 2021 के विधानसभा में, तो शायद ममता बनर्जी की कुछ सीटें और भी आती। शायद बीजेपी प्रमुख जो वहां विपक्षी दल बन करके जिन सीटों के साथ आया है, उतना संभव नहीं हो पाता, उतनी सीट जीतना संभव नहीं हो पाता। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, यह बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि उद्धव ठाकरे का पूरा ग्रुप जो है, उद्धव ठाकरे का पूरा जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, वो अपने आप में बहुत सशक्त है। और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना पूरा जो प्रभुत्व है, अपनी जो उपस्थिति है वो खो दी है। तो महाराष्ट्र में तो एक बात तय है कि शिवसेना को ज्यादा से ज्यादा, एनसीपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें देनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि सीटों का बंटवारा इतना कोई तात्कालिक मुद्दा है जिसको लेकर के इस तरह की बयानबाजी की जानी चाहिए। अधीर रंजन भी ने भी जो कहा पश्चिम बंगाल में, वो भी अच्छा नहीं था। थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस जो विलंब कर रही है, मेरी बात हुई कांग्रेस के कुछ नेताओं से, उनका साफ कहना था कि दरअसल हम चाह रहे हैं कि न्याय यात्रा जो है एक बार देखिए, बूम बनना बहुत जरूरी है राम प्रकाश जी। इंडिया गठबंधन सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला करे, उससे ज्यादा जरूरी है कि इंडिया गठबंधन नजर आए, जो कि नजर नहीं आई। जिस समय आपके 151-52 सांसदों को निलंबित किया गया, इंडिया गठबंधन नहीं दिखी, इस्तीफा देना चाहिए था। तो तमाम अवसर खो रहे हैं ये लोग। और इस समय जिस तरह से देश भर में, पूरे देश में अयोध्या को लेकर के जो माहौल है, मैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देख आया, आज दिल्ली में हूँ। वहां पे अब कल सोचिए कि पूरा राम, जितने राम के मंदिर हैं जय, वो पूरे के पूरी इतनी भीड़ थी, भारी भीड़ थी। और ट्रक ट्रक जा रहे हैं, ट्रकों पे ट्रक अनाज लद के जा रहा है। तो पूरा सब लोगों को भाजपा इन्वॉल्व कर रही है, आम लोगों को। तो एकमात्र न्याय यात्रा बसती है जिसमें जनता का इन्वॉल्वेशन होगा। और जनता जब इन्वॉल्व होगी, पब्लिक जब जुड़ेगी,
तो न केवल न्याय यात्रा में शामिल पब्लिक जुड़ेगी, जो घर में बैठी जनता है वो भी जुड़ेगी। तो उसका पूरा लाभ ऐसा नहीं है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देखिएगा, ये कांग्रेस की न्याय यात्रा अंततः इंडिया गठबंधन की न्याय यात्रा बन जाएगी, और यही होना भी चाहिए। कांग्रेस की न्याय यात्रा को इंडिया गठबंधन की न्याय यात्रा बनना चाहिए। और उसके बाद हमको लगता है कि इसको ये अभी न हो के थोड़े समय बाद हो सकता है। इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो अन्य प्रदेशों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी अपनी जिद रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव अंततः राहुल गांधी के साथ सहमत हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और उसके अलावा बिहार में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आनी है। जो मुख्य दिक्कत है वो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात पे एकदम अडिग रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपकी जितनी हमारी उपस्थिति है उसके हिसाब से हम सीटें लेंगे। लेकिन यह जिद भी नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमको इतनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो राहुल गांधी का विजन है, जो वो समग्रता के साथ पूरी चीजों को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जिद या कोई गलती की जाएगी। बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं, अगर उनको शामिल कर लिया गया उस पूरे उसमें, तो मामला बिगड़ेगा। कुछ नेता ऐसे हैं जो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि राहुल गांधी के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया होगा, बेहतर होगा। लेकिन न्याय यात्रा उससे ज्यादा जरूरी है, उसको पहले हो जाने देना चाहिए। आवेश सर, दो तीन सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो जो नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात अब फिर से शुरू हो गई कि भाई नीतीश कुमार को मनाने के लिए और साधने के लिए उनको संयोजक बनाया जा सकता है। ये चर्चा फिर से पिछले 24-48 घंटे से लगातार चल रही है। तो क्या कुछ बदल जाएगा? संयोजक बनाने से कितनी मजबूती आ जाएगी? दूसरा, एक जो बार बार बात हो रही कि कांग्रेस जो है वो सीट बंटवारे में देरी कर रही है तो भाजपा को फायदा पहुंचा रही है और फलाना ढिमका। तो क्या सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है अगर इंडिया गठबंधन की हम बतौर बात करें तो? कि अगर जरा भी देरी हो रही है तो कांग्रेस उसके लिए दोषी हो जाती है? दो सवाल। एक सवाल सर और है छोटा सा, जो अभी मैंने बात की थी शुरू में, मैंने बताया था जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है इन राज्यों के सीट बंटवारे का जो समन्वय है उसके लिए, जिसमें अशोक गहलोत है, भूपेश बघेल है, मुकुल वासनिक है, मोहन प्रकाश है, सलमान खुर्शीद है। अशोक गहलोत अभी अभी चुनाव हारे हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा था कि इनकी जिद के चलते राजस्थान हार गई कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल वहां पर चीजों को समझ नहीं पाए छत्तीसगढ़ में, इसलिए बने बनाए माहौल के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। तो क्या कांग्रेस के पास इतने ज्यादा विश्वसनीय चेहरे हैं तमाम सारे, फिर भी ऐसे चेहरों को ही समन्वय के लिए आगे रखने का क्या औचित्य बनता है? क्या और ज्यादा विश्वसनीय और स्वीकार्य चेहरों को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी? जहां तक नीतीश कुमार के संयोजक बनने का सवाल है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को मूर्त रूप देने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको संयोजक बनाना भी चाहिए। उनको संयोजक बनाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि नीतीश कुमार संयोजक अगर बन जाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी इसमें कोई ऐतराज होगा या इससे कुछ बदलेगा। और यह नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे सर्वमान्य नेता है जिन्हें टीएमसी से लेकर के कांग्रेस से दूरी बनाकर रखने वाले इंडिया गठबंधन के तमाम छोटे दल जो हैं वो स्वीकार करते हैं। तो पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार को संयोजक बनने से कोई नुकसान होने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। दूसरा सवाल आपका था कि क्या था दूसरा सवाल? मेरे दिमाग से उतर गया। दूसरा मैं पूछ रहा था कि कांग्रेस की ही सारी जिम्मेदारी है। हाँ, कांग्रेस की जिम्मेदारी की बात आ रही थी। देखिए, एक बात बताऊं, ये तो कांग्रेस के लिए सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस को सबसे अधिक जिम्मेदारी दी जा रही है। इस गठबंधन को संभालने के लिए अगर कांग्रेस को कोई दायित्व या बड़ा भाई मान रही है सारी पार्टियां, तो कांग्रेस को इस पर फक्र होना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। इस सम्मान का भी सम्मान कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि
थोड़ा इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। दरअसल आप खुद सोचिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा को बढ़त हो गई इसकी वजह से, विलंब की वजह से, भाजपा को बढ़त नहीं हो गई। भाजपा डरी हुई है, भाजपा घबराई हुई है, भाजपा इस पूरे न्याय यात्रा की टाइमिंग से डिस्टर्ब है। वह यह चाह रही है कि कैसे भी कर, बड़ी अच्छी बात शशि भाई कह रहे थे कि भाई अपने पैसे से कोई तीर्थ यात्रा क्यों करेगा? अपना पैसा लगा करके कोई अयोध्या की यात्रा कौन करेगा बताइए आज के जमाने में? मुझे नहीं लगता है। महाराष्ट्र में तो लोग नहीं करेंगे, जहां पर अम्बेडकर फूले की धरती, माने जहां पर मैं देखता हूँ कि अम्बेडकर जयंती भी ऐसे धूमधाम से मनाई जाती है। देश का सर्वाधिक जो समता मूलक समाज है वो महाराष्ट्र का है। इस बात को कहने में मुझे कोई दो राय नहीं। तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, तमाम प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल से क्यों आएंगे लोग भाई? दरअसल है क्या कि जो हिंदी पट्टी के दो चार राज्य हैं, बिहार से भी नहीं आएंगे, ये बताएं। उनके लिए इसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो दरअसल ये पूरा फ्लॉप शो साबित होने जा रहा है इनका पूरा अयोध्या वाला कार्यक्रम। और जो अफवाहें फैलाई जा रही है, दरअसल वो कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए की जा रही है। और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन दबावों की वजह से कोई तात्कालिक निर्णय लेगी कि सीट बंटवारा तत्काल कर लेगी या सीट बंटवारे पर राजी हो जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात है कि क्यों जो समन्वय समिति बनाई गई है, वो समन्वय समिति का क्या वो है। देखिए एक चीज बताऊं आपको कि ये एक बात सच है कि समन्वय समिति में जो लोग शामिल हैं, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, अपने अपने राज्यों में असफल रहे। और गठबंधन की राजनीति के दांव पेच उनको बहुत ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि कभी गठबंधन की सरकारें उन राज्यों में नहीं रही, छत्तीसगढ़ में भी नहीं रही और राजस्थान में भी नहीं रही। लेकिन विकल्प क्या है? कौन से नेता हैं आप बताइए? आप बताइए कौन से? समन्वय समिति में एक मुरादाबाद के सांसद भी है शायद, तो उनको क्या मतलब? तो दरअसल है क्या कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अभी अनुभवी नेताओं की, जिनका बड़ा अनुभव हो, समझ रहे हैं, अनुभव भी हो और सफल भी हो, सेक्रेटरियन खाली न हो, उनका बहुत अभाव है। इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करना होगा और राहुल गांधी ने स्वीकार किया है। और युवा नेताओं की एक बड़ी कतार जो है पीछे से आगे आने को तैयार खड़ी है, जब ना आ जाए। मुझे इसके संकेत मिल भी रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत ढेर सारे युवा नेता जो अपने अपने प्रदेशों में सफल रहे हैं, कांग्रेस में आगे की जिम्मेदारी निभाएंगे। इंडिया गठबंधन में समन्वय समिति में कांग्रेस किसी को भी रखे, लेकिन एक बात तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, सबसे इंपॉर्टेंट सोनिया गांधी, उनका निर्णय जो होगा सर्वोपरि होगा। सोनिया जी क्या चाहती है, अंततः यह बहुत मायने रखेगा। राहुल जी के निर्णय से भी ज्यादा मायने सोनिया का निर्णय रखेगा। यह बात सबको दिमाग में रखनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की सारी चीजें, तीन नेता, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी और वो क्या नाम है सीपीएम के, सीताराम येचुरी, ये तीनों लोगों के बातों से, उद्धव ठाकरे को भी जोड़ लीजिए उनमें, ये चारों लोगों के सहमति असहमति बहुत मायने रखती है। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी है इससे, और थोड़ा धैर्य रख करके चीजों को बदलते देखना चाहिए। अभी देखिए इंडिया गठबंधन, सारे टीवी चैनल चला रहे हैं, इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई, ये हो गई, वो हो गई। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सब कुछ बहुत बढ़िया हो करके अगले 15-20 दिनों में सामने आए, यात्रा शुरू होने दीजिए, फिर देखिए कि धारा किधर मीडिया की जाती है। अभी चूंकि राम मंदिर का भी जिक्र हुआ, भारत न्याय, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का भी जिक्र हुआ, जो जिस तरीके से राममय माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुंचने की बात कह रही है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के सहारे, ऐसे में क्या न्याय यात्रा जो है इस राजनीतिक, इसका जो सियासी असर है राम मंदिर आंदोलन का या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, इसका कुछ असर न्याय यात्रा कम कर पाएगी? अवैध सर। देखिए
यही नारा आप याद करिए, गुजा करता था, कभी मिल गए मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा भी कभी देश में गुजा करता था, उत्तर प्रदेश में। आपके उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। नहीं भूलना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के ठीक विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश से भाजपा की कैसी विदाई विदाई हुई, कैसे अटल जी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई। बाबरी मस्जिद से बड़ा उन्माद क्या आज के दिन में है? हरगिज नहीं है। गली गली से लोग, पूरे प्रदेश से, जिस महाराष्ट्र की बात सोनवानी जी कर रहे हैं, वहां से लोग निकल करके आए थे अपने खर्चे पर कि नहीं चलो बाबा, जय श्री राम का मामला है, बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भाजपा सरकार की ऐसी विदाई हुई उत्तर प्रदेश में कि 2017 में आई, फिर 15-16 साल चले गए हमेशा के लिए। यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2024 का चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव है। दरअसल यह चुनाव तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट लाइन है। अगर देश में डेमोक्रेसी रहनी है तो भाजपा को यह चुनाव हारना चाहिए। भाजपा यह चुनाव अगर नहीं हारती तो इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि इस देश में विपक्ष नहीं रह गया है। बहुत साफ कह रहा हूं बार बार कि अगर भाजपा यह चुनाव नहीं हारती तो मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में विपक्ष मृत प्राय हो गया है। जी जी।